भ्रष्टाचार पर प्रहार और साफ सुथरी राजनीति का वादा करके सत्ता में आई नेपाल की बालेन्द्र शाह सरकार शपथ ग्रहण के 1 महीने के अंदर ही मुश्किलों में घिर गई है। सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को अनुशासनहीनता के आरोप में हटा दिया गया और अब नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार 22 अप्रैल 2026 को उनकी वित्तीय संपत्तियों को लेकर उठाई गई चिंताओं की निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया है। सुदन गुरुङ ने फेसबुक पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। लेकिन नेपाल में आखिर ये सब क्या चल रहा है? नेपाल में जब बालेन्द्र शाह की सरकार आई तब लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद बालेन्द्र शाह सरकार के फैसलों के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ गया। काठमांडू समेत कई शहरों में छात्र, राजनीतिक दल और आम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे की एक बड़ी वजह सरकार का वो फैसला है जिसमें भारत से 100 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीमा पार रहने वाले लोगों का कहना है कि वो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से सामान खरीदते हैं और ऐसे में ये फैसला सीधे उनकी जिंदगी पर असर डालता है। उनका आरोप है कि सरकार ने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ये नीति आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालती है। नेपाल में जनता सिर्फ कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के फैसले पर ही नाराज नहीं है, छात्रों में भी बड़े पैमाने पर नाराजगी है। विरोध की वजह छात्र संघों को लेकर सरकार का रुख है। आरोप है कि सरकार राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों को नजरअंदाज या फिर खत्म करने की कोशिश कर रही है। छात्र नेताओं ने इसे दमनकारी रवैया बताया है और कहा है कि सरकार बातचीत करने के बजाय दबाव बना रही है। देश भर में हजारों छात्र प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। प्रदर्शन का एक बड़ा मुद्दा गृह मंत्री सुदन गुरुङ पर लगे आरोप भी हैं। नेपाल की मीडिया में प्रकाशित दस्तावेजों के मुताबिक गुरुङ पर आय से ज्यादा संपत्ति और शेयर बाजार में बिचौलियों के साथ मिलकर संदिग्ध कारोबार करने का आरोप है। दावा किया गया है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दीपक भट्ट के साथ आर्थिक लेन देन किया है और कई कंपनियों में 50 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं। आपको याद होगा कि जब नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जेनजी सड़क पर उतरे थे तब लोगों ने कहा था कि मौजूदा नेपाल सरकार के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं और नेपाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए उन्होंने नेपाल से ओली सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंका था। लेकिन अब भ्रष्टाचार पर प्रहार और साफ सुथरी राजनीति का वादा करके नेपाल सत्ता पर काबिज हुई सरकार में कुछ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे जनता में ये संदेश जा रहा है कि नई सरकार भी पुराने राजनीतिक ढर्रे से अलग नहीं है। इन सबके बीच ये जानते हैं कि कौन है सुदन गुरुङ। 38 साल के सुदन गुरुङ एक गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं। गुरुङ को राजनीति में पहचान पिछले साल यानी 2025 में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान मिली। जब नेपाल में पिछले साल जेनजी आंदोलन परवान चढ़ा तब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। इसके बाद हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। सुदन गुरुङ इसी हामी नेपाल संगठन के नेता हैं। आक्रामक तरीके से भाषण देने की शैली की वजह से सुदन गुरुङ युवाओं में बहुत जल्द पॉपुलर हो गए। हालांकि वो खुद को एक एक्टिविस्ट बताते हैं। उनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन साल 2020 में हुआ। गुरुङ का संगठन नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं के समय में लोगों की मदद करने का दावा करती है। राजनीति में आने से पहले वो इवेंट मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े थे। गुरुङ डीजे थे और ओएमजी नाम का नाइट क्लब भी चलाते थे। हालांकि अब उन पर लगे आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेपाल की मौजूदा स्थिति ये दिखाती है कि केवल वादों के सहारे सत्ता में बने रहना संभव नहीं है। जनता अब ज्यादा जागरूक और सक्रिय हो चुकी है। वो नीतियों और नेताओं दोनों को परख रही है। बालेन्द्र शाह सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास बहाल करना। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के साथ संवाद बेहद जरूरी है। अगर सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती तो ये असंतोष और भी ज्यादा गहरा सकता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।